परेशानियां हुई थी। चलो, बात को बेहद गौर से सुनिएगा, समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इंटर कर चुके हैं एनसीईआरटी में और डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि भैया लिमिटेशंस क्या था। चलिए समझते हैं। रदरफोर्ड के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था, हाँ या ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, टेंशन मत लो, इसका लेक्चर रिकॉर्डेड है। ये वाला सेक्शन चला जाएगा और सारे बच्चे एक बार इसके मॉडल को पूरा डिस्कशन देख लेंगे, ओके। ये मॉडल अपडेट हो जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक ना। पहले समझ लेते हैं रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या किया था, इनका मेजर ब्रेक थ्रू क्या था। अगर कहा जाए इनका बेसिक क्या था कि इन्होंने क्या चीज एक्चुअली डिस्कवर कर दिया था। व्हाट वाज द मेजर ब्रेक थ्रू, बातों को गौर से समझिएगा। ब्रेक थ्रू ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, इसलिए मेजर ब्रेक थ्रू कह रहे हैं बच्चा। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है एक विस्फोटक बात इन्होंने कह दी थी और बहुत सही बात कही थी, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी चीजों को। क्या कहा था उन्होंने, गौर से समझना। उन्होंने पहले ही कह दिया था, बोर्ड से पहले शायद उन्होंने ये बात कह दिया था कि सेंटर पार्ट पे एक न्यूक्लियस नाम का चीज होगा। क्या होगा बोलो, न्यूक्लियस, जो एक कंडेंस पॉजिटिव स्फीयर होगा। क्या बोलो, कैसा बोलो यहां से, इट इज अ कंडेंस पॉजिटिव स्फीयर। इट्स अ कंडेंस, न्यूक्लियस के बारे में यहां लिखेंगे। Nu प्लस का मतलब न्यूक्लियस है। इसे हम मान लेंगे कंडेंस, इट्स कंडेंस पॉजिटिव स्फीयर, जो कि सेंटर पे लाई कर रहा था। अब रदरफोर्ड ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था और साथ ही साथ क्या बोला कि चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये बात भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हालांकि ये क्रेडिबिलिटी अगर आप गूगल करने जाओगे या चैट जीपीटी देखोगे, डीपसीक में देखोगे जाके, या कोई भी सर्चिंग टूल्स में डालोगे, तो ये क्रेडिबिलिटी बोर को मिला है। बट ये बात की डिस्कवरी पहले ही रदरफोर्ड ने कर डाली थी, कैसा है। बट उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। क्या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, अभी समझने वाले इस चीज को। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लगातार, बोला सही बात है। सारे लोग इस बात से सहमत थे और बातें तब तक सही थी जब तक फिजिक्स की एंट्री नहीं आती इसके अंदर। अब फिजिक्स का क्या एंट्रेंस है, अभी समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है बच्चा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। और न्यूक्लियस अपना कैसा है बोलो, प्लस माइनस में अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। तो एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, अट्रैक्शन। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी चल रही थी उधर मैक्सवेल की। किसकी बताओ, मैक्सवेल की। मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी चल रही है उधर। और वो वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। और उन्होंने बोला कि भाई ये बातें तो सही है, ये कह रहे हैं रदरफोर्ड भाई साहब, हालांकि बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान, और बहुत कुछ इन्होंने अच्छा कवर किया। बट सवाल उठा कि अगर मैक्सवेल थ्योरी अगर ऐसी है, इलेक्ट्रॉन अगर लगातार माइग्रेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट है लगातार, इफ द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो होता ये है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, वो कहते हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस में रहने के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस रहने के बाद, अगर उनमें से एक चार्ज पार्टिकल अगर लगातार एक मोशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मोशन, तो कंटिन्यूअसली वो अपने अंदर से एक एनर्जी को छोड़ता चला जाएगा बाहर की तरफ। इट विल स्टार्ट्स टू डिसिपेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उन्होंने अपनी थ्योरी को मैथमेटिकली पेपर पे प्रूव करके दे दिया था। इनका बोर्ड मॉडल एजम्पशंस पे है, इन्होंने सोचा है ऐसा है, इन्होंने कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड नहीं दिया है अभी तक। न्यूक्लियस का प्रैक्टिकल ग्राउंड दे दिया था। वो दो डेटा याद करो, हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला था, डीओसीए, और क्या बोला था, इम्पैक्ट पैरामीटर। याद आ रहा है कोई, कोई बताएगा डीओसीए का क्या फॉर्मूला था। चलो आप देख सकते हो अपने कॉपी के अंदर, क्या था फॉर्मूला, देख लो, देखो देखो प्लीज। इट्स 4 kz e² 4 kz e² बाय हाफ इंटू एम अल्फा, नहीं नहीं, एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। क्या निकाला था क्या, और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था बोलो सबको ही, 4 kz e² बाई एम अल्फा इंटू वी अल्फा स्क्वायर इंटू कॉट थीटा बाई 2।
ये वाला वीडियो मैं आपको दे दूंगा, प्रीवियस क्लास से निकल के आ रही है रिजल्ट, इन्हीं दोनों पे चलता चला था प्रीवियस क्लास में। इसका मैथमेटिकल एविडेंस आपके पास है। बट ये बात जो कह रहे हैं मैक्सवेल वो तो अपनी जगह सही है, बट आप नहीं प्रूफ कर पा रहे कि आप क्यों सही हैं। ये क्या कहते हैं कि लगातार ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है जल्दी बताइए? एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है? बिकॉज ये लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और अगर कोई पार्टिकल, कोई चीज अगर अपने डायरेक्शन को बदलेगा तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, और किसी के अंदर अगर वेलोसिटी है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन है। और किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से लगातार एनर्जी निकलते जाती है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, इससे एनर्जी बाहर की तरफ डिसिपेट हो रही है। क्या डिसिपेट हो रही है सारे बच्चे बताओ यहां से? द एनर्जी इज डिसिपेटिंग आउटसाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन सुबह सुबह दौड़ने गया एक फील्ड में, और मॉर्निंग में लंबे लंबे चक्कर लगा रहा है। वो किसी डिफेंस सेक्शन की एग्जामिनेशन दे रहा है, और लगातार वो अगर दौड़ रहा है, बड़ा बड़ा चक्कर लगा रहा है, तो 2-3 चक्कर के बाद उसकी एनर्जी डाउन होगी। अब उसका जो सरकमफेरेंस है दौड़ने का, वो थोड़ा कम होगा, और कम होगा, और दौड़ता दौड़ता बेचारा वो सेंटर पे आके बैठ जाएगा। बोलो हाँ या ना, अब मैं थक चुका हूँ, अब नहीं दौड़ा जा रहा। ठीक है, देखोगे प्लेयर्स जब दौड़ते हैं सुबह, तो दौड़ेंगे दौड़ेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे बेचारे, आगे चुपचाप फील्ड में बीच में बैठ जाएंगे वो, क्योंकि वो थक चुके हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खो रहा है, तो इन्होंने कहा मैक्सवेल ने, तो ऐसे में तो तुम्हारा जो एटॉमिक मॉडल है वो स्टेबल ही नहीं है। वो स्टेबल ही नहीं है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली लूजेस इट्स एनर्जी, और अपने ऑर्बिट को स्मॉलर करेगा, और स्मॉलर करेगा, और फाइनली स्पाइरल डाउन होके वो न्यूक्लियस में ही फॉल डाउन कर जाएगा। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मॉडल जब स्टेबल ही नहीं है, वो कोलैप्स कर जा रही है, तो आप कैसे स्टेबलाइज्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्लेम कर रहे हो? तो ये बात अजीब लगा। न्यूक्लियस की डिस्कवरी तक तो ठीक था, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी से ही निकल के आया है। बट ये बात कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं थी, और इस कारण से ये मॉडल यहाँ पर इतना मेजर ब्रेक थ्रू था उस समय हिस्ट्री में, ऐसा मानो कुछ बड़ा सा डिस्कवरी हो चुका है। फिर भी ये लिमिटेशंस के कारण इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया साइंस के अंदर। ठीक है, हालांकि यही मॉडल जाके बोर्ड्स फर्दर आगे चल के इसको बोलेंगे ये सही मॉडल था, लेकिन वो मैथमेटिकल एविडेंस देंगे, और इन्होंने नहीं दिया था। समझ में आ गई बात है? तो पहला क्या था समझ में आया यहाँ से? whenever the electron continuously circulates or it moves around the nucleus, it will dissipate a certain amount of energy, and further it will going to spiral down inside the nucleus, which further claims that the atomic model get collapsed। जो एटॉमिक मॉडल है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, वो मॉडल एक्चुअली स्टेबल नहीं हो सकता। तो मैक्सवेल की इस बात पर, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उनके मार्कोनी नाम था एक साइंटिस्ट का, और एक और साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था मार्कोनी। इन सब की बातों पर, जबकि हालांकि रदरफोर्ड खुद में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और फर्दर ये मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला लिमिटेशंस क्या था? लिमिटेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं कि कमी क्या थी। लिमिटेशन समझ में आ गया क्या था? लिमिटेशन था फर्स्ट, कि इट विल स्पाइरल डाउन इन व्हाट, जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल डाउन, स्पाइरल्ड डाउन इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और ये बात इन्होंने प्रूफ नहीं किया था, ये खत्म हो गया। सेकेंड क्या हुआ? आगे चलो और बातें हुई, बिकॉज अब सोचो क्या चल रहा है, सिनेरियो पकड़ना। एक तरफ एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कवरी हो रही है, एटम्स के बारे में खोज चल रही है, और उधर साइमल्टेनियसली पैरेलल वे में उधर पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कवर कर रहे हैं कुछ लोग मिलके, जिसका नाम मेंडलीव था। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था आप लोगों को? नहीं था? तो पीरियोडिक टेबल तो देखा है सबने। पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव नाम साइंटिस्ट आते हैं, उधर डिस्कवरी चल रही है, अलग एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत सारी मिल रही है। फिर उनसे पूछा गया कि चलो बताओ, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को घूमने कह रहे हो, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पे, और कौन कौन कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से नजदीक है, कितने दूर है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहां पर प्रेजेंट है? मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो था, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा रदरफोर्ड ने नहीं किया था। वो भी उनके लिमिटेशंस के अंदर ही आता है। तो सेकंड क्या लिखेंगे जल्दी बताएं यहाँ से? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या जल्दी बताओ यहाँ से? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ जनरल लैंग्वेज में? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहेंगे, जल्दी बताओ यहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाते हैं ये। कौन नहीं कर पाते हैं? रदरफोर्ड नहीं कर पाते। वाई द इलेक्ट्रॉन इज मतलब स्टेबलाइज, ये घूम क्यों रहा है, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, ये भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली द स्पेक्ट्रल लाइंस इनसाइड हाइड्रोजन एटम्स। अब इसके बारे में एक फिगर बताते हैं आपको। दैट इज बेसिकली स्पेक्ट्रल लाइंस लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। इसका भी डिस्कवरी ये नहीं कर पाते हैं, और ये तीन मेजर लिमिटेशंस के कारण इस मॉडल को फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाता है। न्यूक्लियस को रख लिया जाता है इस मॉडल के अंदर कि न्यूक्लियस सही बात है, बिल्कुल सही चीज है, बट उसके कारण इन मॉडल को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मतलब अभी भी एटम डिस्कवर नहीं हुआ है, केवल न्यूक्लियस पिक्चर में निकल के आया है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आगे चल के आएगा, ठीक है। और सबसे अच्छा इनमें से कोई एक्सपेरिमेंट माना जाए, हालांकि बोर को लोग क्रेडिबिलिटी दे देते हैं और बोर बहुत अच्छा डिस्कवरी भी किए हैं, बट सबसे मेजर डिस्कवरी अगर कोई करेंगे तो वो आएगा शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। वो जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे और बताएंगे एक्चुअली एटम्स दिखता कैसा है रियल लाइफ में। तो चलो हम भी धीरे धीरे उधर प्रोसीड कर रहे हैं। क्या सबको समझ में आया यहाँ पर? तो कितने लिमिटेशंस थे बोलो सब कोई? तीन। कौन कौन से लिमिटेशंस थे? कि पहला, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। सेकेंड क्या हुआ था, जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का कोई चर्चा नहीं किया गया था। और थर्ड क्या था, जल्दी बताओ यहाँ से? स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बातें नहीं की गई थी। अब स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, हालांकि जब स्पेक्ट्रम नाम की टॉपिक को पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं। चलिए समझते हैं इसके बारे में। स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली क्या होता है? देखो ये न्यूक्लियस है और डिफरेंट सेल्स है यहाँ पर, ठीक है। मोटे तौर पे बता रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ अगर माइग्रेट करता है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर माइग्रेट करता है, जंप करता है एक सेल से नीचे वाले सेल की तरफ, तो क्या देखा जाता है? वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज करेगा। वो छोड़ेगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को, दिस विल गोइंग टू रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसका एक फोटोग्राफिक फिल्म हम लेंगे। क्या लेंगे, जल्दी बताओ यहाँ से? फोटोग्राफिक फिल्म। थोड़ा हैवी शब्द हो गया, मतलब ऐसा मानो कि तुम उसका एक पिक्चर खींचना चाहते हो, फोटो खींचना चाहते हो, ठीक है। फोटोग्राफिक मतलब जहां पे हम लाइट की स्टडी करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करो। फोटो इज द लाइट, ग्राफिक इज द स्टडी, स्टडी ऑफ लाइट इज फोटोग्राफिक, ठीक है। फिल्म का मतलब होता है पर्दा। क्या मतलब होता है? पर्दा। उसके ऊपर एक पिक्चर बन के आएगा, और वो पिक्चर ऐसा कुछ रहेगा कि उसमें एक फाइन लाइंस नजर आएंगी। दिस लाइन आर बेसिकली कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रल लाइंस। कौन सा लाइंस कहलाता है? और इसमें बहुत अच्छा चर्चा है, आगे चल के हम समझेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस का चर्चा ये नहीं करते हैं, हालांकि स्पेक्ट्रल लाइंस का चर्चा करना बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं बोला ना, देखो अब सोचो समझो क्या चल रही है बातें। एक चीज डिस्कवर होने से मतलब ये नहीं होता केवल हम आइडेंटिकल एक चीज को डिस्कवर कर रहे हैं। साइंस के अंदर हर कुछ कोरिलेट होना चालू होता है। अगर आप किसी फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है बीच में आपको कोई बायोलॉजी का भी एसेंट मिल जाए, कुछ नया चीज डिस्कवर हो जाए बायोलॉजी के ऊपर। अब बायोलॉजी वाले क्लेम करेंगे कि तुम जो डिस्कवर कर रहे हो फिजिक्स में, हमारे बायो के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। समझो, जैसे मान के चलो, अगर किसी को वैक्सीनेशन मिल रहा था कोरोना के टाइम में, तो वहां पे केमिस्ट्री काम कर रही थी ना, बट बायोलॉजी वाले क्या बोल रहे थे? प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप इतने जल्दी जल्दी वैक्सीन को प्रोड्यूस कर दो। आया ना? उधर से फिजिक्स भी बोलेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो ऐसा कुछ बना ही नहीं, इतना जल्दी तुम दवाई बना रहे हो भाई। तो समझ रहे हो ना, सब एक साथ रसावर में आ जाता है। अब फील कीजिएगा बात को, इसके बारे में डिस्कवरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं है, और स्पाइरल डाउन अलग हो रहा है। ये तीन लिमिटेशंस के कारण बोर एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाएगा। अब किसी भी परीक्षा के अंदर ये तीन लिमिटेशन का चर्चा किया गया है, तो आपको जब कभी लिखने आए या अगर पूछा जाए तो आप ये मॉडल को, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये लिमिटेशंस आ गया किसका? बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्योर हो चुका है, तो इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आएगा, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल फेल्योर हो चुका है, इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल आएगा। बट बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेक्ट्रल लाइंस का चर्चा है, और स्पेक्ट्रल लाइंस का चर्चा से पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले कुछ और मेजर टर्म्स हैं, चलिए समझते हैं।
सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, क्योंकि उसको समझने से पहले, उसको समझने के बाद ही आप स्पेक्ट्रल लाइन्स को और डिटेल से समझेंगे। तो ये क्लियर हो गया सभी को? आ गया? तो आज चलिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। और ये सबको आता भी होगा, कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। चलो समझते हैं। क्या कभी आपने लाइफ में आइसोटोप सुना है क्या? बहुत बार सुना है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। एक एटम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है बच्चा? तुम एक्स लिखते हो, हाँ या ना? नीचे क्या लिखते हो? जेड, और ऊपर क्या लिखते हो? ए। जेड फॉर, ए फॉर मास नंबर, एंड जेड फॉर एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एटॉमिक नंबर में ही कैलकुलेट की जाती है, अगर वो सिस्टम न्यूट्रल है। नहीं तो प्रोटॉन की संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है? प्रोटॉन कहाँ कहाँ रहते हैं बच्चा, जल्दी बोलो। प्रोटॉन कहाँ कहाँ रहते हैं बोलो? न्यूक्लियस में। कौन कौन रहते हैं बोलिए? न्यूट्रॉन और क्या चीज? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नीचे 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 फर्स्ट फ्लोर पे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बच्चा हम लोग साथ में क्या न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बोलो? न्यूक्लियॉन्स। व्हाई? द फर्स्ट द all the subatomic particles which reside inside the nucleus is called as a nucleons। जो भी सबएटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है? अब कहानी स्टार्ट होती है आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होता है भैया? सबको पता है। हैविंग, सारे बच्चे बताओ यहाँ से। सेम, क्या जल्दी बताइए यहाँ से? जेड, जेड स्टैंड्स फॉर कौन सा नंबर, जल्दी बताइए? एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला कौन सा नंबर? मास नंबर। एटॉमिक नंबर या तो इलेक्ट्रॉन का होगा या किसका होगा? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का भी और किसका? प्रोटॉन का। मास नंबर किसका होता है? मास नंबर किसका होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। पता है ना ये बात? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कौन सा नंबर है? एटॉमिक नंबर है। क्लियर है यहाँ से? अब कहानी सुनिएगा। हैविंग सेम जेड, एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट। बट डिफरेंट क्या होगा, जल्दी बताइए यहाँ से? डिफरेंट ए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है? चलिए, ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लिखने वाले हैं, लेकिन उसमें से 5-6 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे होते बहुत सारे। क्या आपने इसका नाम सुना? H11, H12 और H13? बोलो हाँ या ना। इसको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहते हैं। कहते हैं यहाँ से। इसे प्रोटियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है, ट्रिटियम कहा जाता है। ऐसे इसको हम लोग बेसिकली न्यूट्रन कहते हैं। इसको ट्राइटन कहा जाता है, और इसको प्रोटॉन कहा जाता है। एक तरीके से प्रोटॉन कहा जाता है, नाम है भैया, प्रोटॉन अलग चीज होता है। ठीक है? वैसे इसको अगर कहा जाए, अगर ये अपने आयोनिक स्टेट में होगा, सुन लेना, अगर ये अपने आयोनिक स्टेट में होगा तो इसके नाम के पीछे IUM सफिक्स लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ क्या। अगर प्रोटॉन है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा प्रोटियम। क्या हो जाएगा बोलिए? प्रोटियम। इसका हो जाएगा ड्यूटेरियम। क्या नाम हो जाएगा? ड्यूटेरियम। और इसका हो जाएगा ट्रीटियम। क्या हो जाएगा इसमें? ट्रीटियम। देखो, सबके पीछे एक कॉमन चीज लगा हुआ है। गौर से देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय समझते हो क्या? दैट इज द सफिक्स। सफिक्स क्या लगा है बच्चे यहाँ पे? IUM। यहाँ भी और यहाँ भी। जब कभी किसी का सफिक्स अगर IUM से एंड हो रहा है तो याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, अगर IUM सफिक्स लगा है तो याद रखिएगा वो उसके आयोनिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से आयोनिक स्टेट में? आयंस भी दो प्रकार के बनते हैं, या तो प्लस वाले या तो माइनस वाले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि अगर किसी के पीछे IUM टर्म लगा है, मतलब वो चीज पॉजिटिव ही बना होगा। क्या बना होगा? पॉजिटिव। नहीं तो IDE लगा देते। क्या लगा देते? IDE, हाइड्राइड, क्लोराइड, क्लोराइड। आईडी लगा रहे हैं तो माइनस है, IUM लगा रहे हैं तो प्लस है। ये सफिक्स, ये यूज होता है टर्म। तो आप लोग बाय डिफॉल्ट यूज करते हो, बट बेसिक्स आपको यहाँ पे पता चले कहते हैं। अगर मैं H11 पे प्लस लगा दूं, क्या लगा दूं? प्लस। H12 लगा दूं प्लस, और H13 पे भी क्या लगा दूं? तो प्लस। तब उसका नाम में IUM जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है, आप सुनो। ये कैसे आइसोटोप्स है? आइसोटोप्स भैया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें इसमें क्या है देखो, आगे चल के अभी अभी तो शुरू हुआ है, बहुत सारे टर्म्स है। देखो यहाँ से, अगर सबका एटॉमिक नंबर, मतलब नीचे वाला नंबर सेम हो, नंबर सबका सेम है क्या, बट ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है, 1 2 3, तो ये क्या कहला देंगे, जल्दी बताओ? आइसोटोप। सिंपल। नीचे वाला नंबर सेम, ऊपर वाला नंबर डिफरेंट, तो हो जाएगा आइसोटोप। कोई दिक्कत? चलिए और भी एग्जांपल है। का नाम सुना है क्या? 6 से लेके 12, और 6 से लेके क्या चीज? 14।
ताकि ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये बहुत कम पाया जाता है, बट यूज केसेस का बहुत जगह है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है तुम्हारे। एग्जांपल तुम्हारे नाइट्रोजन के भी है, 7 से लेके 14, 7 से लेके 15 वाले होते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे इसका भी है, ऑक्सीजन का 8 to 16, 8 to 18, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट, जल्दी बताइए। आइसोटोप्स। सबको ये पता है क्या? तो ये क्लियर हो गया सभी को। तो इसके लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ने टॉपिक डाल दिया था क्या? लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, प्लीज ड्रॉ दिस फिगर, ड्रॉ दिस एन आइसोटोप। लिखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल से। चलो लिखोगे सब कोई, राइट डाउन दिस। Draw this figure, write down the limitation, and after that isotopes, some important terms.
चलिए शुरू करें क्या? हो गया? तो हम लोगों ने क्या देखा कि भैया लिमिटेशंस क्या क्या है और आइसोटोप्स किसको कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइए आगे बढ़े क्या? व्हाट इज आइसोबार्स? व्हाट इज आइसोबार्स? हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हैविंग वर्ड जल्दी बताइए। सेम वर्ड जल्दी बताइए। ए मतलब मास नंबर क्या है बताइए? सेम। बट डिफरेंट क्या? बट डिफरेंट जेड। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, आप पकड़ते चलना। ठीक है, ये है या नहीं? आई एम राइटिंग द एग्जांपल्स। चलिए बताइएगा सब कोई। सल्फर 40, आर्गन 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और इसका कितना है? 16। बोलो हाँ या ना। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जेड डिफरेंट है, बट मास नंबर क्या है? सेम। कोई दिक्कत? सेकंड, राइट डाउन द एग्जांपल विथ मी, लिखते चलो साथ ही साथ में। क्लोरीन 40, पोटेशियम 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, क्लोरीन का 17। थर्ड, आर्गन 40, कैल्शियम 40। ये 20 होता है, इसका 18 होता है। फोर्थ, सोडियम 4, मैग्नीशियम 24। इसका 12 है, इसका 11 है। दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोबार्स। मास नंबर सेम नजर आ रहा होगा आपको। आयरन 58, निकल 58। आयरन का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है क्या? आयरन का एटॉमिक नंबर 26। निकेल, कोबाल्ट, निकल, इसका 28। लिखते चलो और आंसर लाते चलो। सिक्स्थ, कॉपर 64, जिंक 64। इसका 30 होता है बच्चों, इसका 29 होता है। देखो सबका मास नंबर सेम है, ऊपर तुम्हें सेम नजर आएगा। कोबाल्ट 64, निकल 64। इसका 28 होता है, इसका 27 होगा। 8, राइट ऑन द एग्जांपल्स। इसको आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोबार्स। फ्लोरीन 18, नियॉन 18। इसका 10 है, इसका 9 है। जर्मेनियम एंड सेलेनियम 82 एंड 82। कोई मुझे एटॉमिक नंबर बता सकता है जर्मेनियम का कितना होता है? कितना? 30, 31? श्योर? गैलियम का 32 है। 32 हो गया। हाँ, वेरी गुड। इसका 33 होता है। वेरी गुड, आसपास का ही। क्या सभी को ये क्लियर है? बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल्स क्लियर है? आप चाहो तो ऊपर में ऐसे करके घेरा लगा लो एक दो में, ताकि आपको पता चले ऊपर वाला नंबर क्या है। जल्दी बताइए। सेम है, और अगर सेम नंबर रहा तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए यहाँ से। आइसोबार्स। क्या कहते हैं? बोलो। आइसोबार्स। पहले वाले को क्या कहा था? जल्दी बताओ। आइसोटोप्स। ठीक है, नीचे वाला सेम है तो आइसोटोप है, ऊपर वाला सेम है तो क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। क्या और भी इसके अलावा होते हैं? अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे हैं। आइए हम धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ओके, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोन्स?
आइसोटोन्स क्या होते हैं, और ये रेंडमली पेयर्स पूछे जाते हैं कई बार एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं तुम्हें इतना लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पेयर्स पूछे जाते हैं परीक्षा में, सब में, जेईई मेंस में, नीट में, सब में डाला गया है ये पेपर में। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, बोलो। हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या लिखोगे बोलो यहाँ से, हैविंग, लिखो सब कोई, सेम नंबर ऑफ, व्हाट, जल्दी बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं ये सुनो, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का संख्या निकाला जाता है ए माइनस जेड करके, ए माइनस क्या करके, जल्दी बताओ, जेड। अगर मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखना मैं एग्जांपल लिखता हूं, तुम लोग करेक्ट करना कि ये सही है गलत है। ठीक है, चलो एग्जांपल है बच्चे, पहला, बोरोन 12 और कार्बन 13, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 5, बोलो तो ये सेम है या डिफरेंट है, आइसोटोन्स है या नहीं है, सोच के बताओ, सही है क्या, ऊपर में से नीचे को माइनस करो, 12 में से 5 गया तो 7, 13 में से 6 गया तो 7, आइसोटोन्स। आया समझ में कैसे निकाला, डिफरेंसेस देखने बच्चा, क्या निकलेंगे यहाँ से, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या चाहिए, 7, 13 माइनस 6 मतलब कितना आ गया बच्चे, 7, और अगर मास एटॉम, नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन से में तो क्या कहलाएंगे बताओ, आइसोटोन्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, लिखेंगे ऐसे एग्जांपल्स, 5-6 एग्जांपल्स हम ऐसे करेंगे अच्छे अच्छे वाले। सल्फर 36, क्लोरीन 37, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चा 17, इसका होता है 16, हेल्प मी आउट ऑफ दिस, ये न्यूट्रॉन का नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, चलिए बताइएगा सबको, इज इट राइट और रॉन्ग, सही है क्या, क्या निकाला बच्चे हम लोगों ने, 36 माइनस 16 दैट इज 20, बोलो हाँ या ना, एंड आफ्टर दैट हियर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 37 माइनस 17, व्हाट इज दैट अगेन, 20, इट इज अ न्यूट्रॉन। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर लिखेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा और आप लोग करेक्ट करेंगे वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। चलो, इट्स कैल्शियम 20, 40, पोटेशियम 40, नहीं 39, 19, 20, आंसर इज राइट और रॉन्ग, राइट है क्या, बिल्कुल सही है, समझ में आया कैसे, n इज इक्वल टू 40 माइनस 20 दैट इज 20, n इज इक्वल टू 39 माइनस 19 दैट इज 20, आंसर आइसोटोन्स। इज इट ओके, डिफरेंसेस चेक करने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, द मोर यू डू द एग्जाम्पल द मोर यू गेट करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ, बेरिलियम 4 to 9, बोरोन 5 to 10, हेल्प मी आउट ऑफ दिस बच्चा, बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग, सही है क्या, अगेन द डिफरेंस इज सेम, कितना आ रहा है बच्चा यहाँ जल्दी बोलो, 9 माइनस 4 इज 5, एंड अगेन यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर 10 माइनस 5 इज 5, क्वाइट इजी एंड सिंपल। आइसोटोन समझ में आ गया सभी को, आइसोबार समझ में आ गया, आइसोटोन समझ, सॉरी आइसोटोन्स नहीं किया ना भी, हाँ आइसोटोन्स भी कर लिया। चलो, क्या सबको समझ में आई ये चीज, कोई दिक्कत, चलो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 6 इज ऑलवेज करेक्ट, तो 6 नंबर एक लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए नंबर 6, इसी में 5 होगा, चलो 5, 1 से लेके बच्चा 2, 1 से लेके 3, नहीं होना चाहिए, तब तो डिफरेंट हो गया, 1 से 2, चलो 1 से 3, हीलियम 2 to 4, आंसर इज राइट और रॉन्ग, राइट है क्या, अगेन द डिफरेंस इज सेम, कितना डिफरेंस निकाला आप लोगों ने जल्दी बोलो, इट इज डिफरेंस इज 2, और यहाँ भी कितना एन का वैल्यू 2, दैट इज 3 में से इसको माइनस करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आइसोटोन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आइसोटोप समझ लिया, आइसोबार समझ लिया, आइसोटोन समझ लिया, इसके अलावा भी कुछ है क्या, हाँ है, टेंशन मत लो, अभी एक से एक चीज है, दुनिया की वो सच्चाइयां आपको पता चलेगी जो अभी तक आपने नहीं सोचा था। ठीक है, ये फैन ऑन कर दें, बच्चा आप गलत जगह बैठे हैं, पता है आपको, आप कंजेस्टेड बैठते हैं, मैं कई बार बोला 3 बैठो, आप एक उठ के आ गया ये तो यार,
दोस्ती दोस्ती क्लास के बाहर कर लेना ना यार, यहाँ पढ़ने आते 2 घंटे का सेटिंग होता है मेरे क्लास में, थोड़ा इधर उनको आने दो। गर्मी में क्यों कंजेस्टेड होते हैं आप लोग? मैं फैन का थोड़ा उसमें कुछ इश्यूज है, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, ट्राई कर। वायर ही ओपन कर दिया इस कारण से दिक्कत। प्लीज ऑलवेज, और वहां नहीं होता है, वहां चले जाओ, कितना अच्छा वहां से एयर आएगा, ऊपर भी फैन लगा, वहां फैन लगा। ऐसे कंजेस्टेड मत बैठो यार, पढ़ने बैठे हो ना। ये मेरा क्लास ऐसे दो दो घंटे का जाता है, इस कारण से समझा करो चीजों को। फोर्थ, चलो अब चलो और कुछ समझते हैं इसमें आइसो आइसो वाले टर्म्स। एक होता है आइसो डाइफर्स, लिखो सब कोई। हैव यू हर्ड द वर्ड आइसो डाइफर्स? क्या समझेंगे बोलो, आइसो डाइफर्स। ठीक है, व्हाट इज आइसो डाइफर्स? लिखिएगा। having the same difference between having the same difference between having the same difference between neutron and protons, having same difference between same difference between neutron and proton, having same difference between neutron and proton। चलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं पहले, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फर्क सेम होना चाहिए, तो उसे आइसोडॉर्फर्स कहा जाता है। और हालांकि ऐसे एग्जांपल्स आपको कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं, और आजकल तो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जा रहा है सवाल। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। पहले न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, सारे बच्चे देखना। न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ए माइनस जेड से, हाँ या ना? अभी निकाला आपने, न्यूट्रॉन यही निकाला ना। और प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन इज जेड। प्रोटॉन इज व्हाट, जल्दी बताइए, जेड। अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम हो, दैट इज ए माइनस जेड, माइनस जेड अगर सेम हो, तो ए माइनस टू जेड आ जाता है। ए माइनस कितना आ जाता है? टू जेड। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर अगर ए माइनस टू जेड हो गया, तो याद रखिएगा ये डिफरेंस अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? आइसोडाइफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जल्दी बताइए? आइसोडाइफर्स। ठीक है, ए माइनस टू जेड आना चाहिए। अब चलिए इस बात को समझने के लिए पहले कुछ एटॉमिक नंबर्स लिखते हैं। लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल। नहीं नहीं, चलो ये समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या चेक करना है आपको, जल्दी बोलो यहाँ से। ए माइनस टू जेड करना है। क्या करना है बोलो? ए माइनस टू जेड, एन माइनस पी का। ये बात समझ में आया कैसे लिखा है? अरे बोलो यार, ये समझ में आया कैसे लिखा है, पहले ये बोलो। प्रोटोन ही जेड होता है ना भाई, एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन की जगह मैंने ए माइनस जेड लिखा, यहाँ पे जेड लिख दिया, तो जेड माइनस जेड इज टू जेड। आ गया फॉर्मूला, आ गया समझ में? अब तुमको एक काम करना है, मैं तुमको कुछ एलिमेंट्स दूंगा और आपको उसके एटॉमिक नंबर पहले पता करने हैं। चलो, इफ यू वांट टू गूगल इट, गूगल इट। थोरियम एंड यूरेनियम लिखोगे सारे बच्चे। एक 238 होता है और यूरेनियम का 234 होता है। चलो, एटॉमिक नंबर आप बताओ गूगल करके एक बार, करो और बताओ। फोन लाए हो कोई? फोन किसी के पास नहीं है? थोरियम का एटॉमिक नंबर और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, और कहाँ पे ये आता है? मैंने आपको लिखवाया है। कहाँ पे था बोलो? ये कहीं पे था, कौन से ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में आता है ये, थोरियम एंड यूरेनियम? चलिए पीरियोडिक टेबल निकाल लो, कुछ तो मेहनत करो। पीरियोडिक टेबल निकालिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन निकालिए, इसके बाद वाला चैप्टर। हाँ वही 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 वही, निकालिए। देखिए थोरियम की पोजीशनिंग कहाँ है। 90 से ऊपर होगी, 100 के नीचे होगी। कितना है? 91? नहीं नहीं, कितना है? थोरियम की पोजीशनिंग कितनी है? यूरेनियम 92, थोरियम 90। वेरी गुड। कोई दिक्कत? लिखा सबने? अरे बोलो हाँ या ना। चलो देखो इधर, छोड़ो अब बोलना सब कोई। छोड़ दो 1 मिनट, फोन बंद करो, फोन बंद करो, बुक ओपन करके रखो। चलो बताओ इसका डिफरेंसेस देखते हैं। क्या लिखा है फॉर्मूला? ए माइनस टू जेड। क्या लिखी? 238 माइनस 290। अरे आया ना, टू जेड किया तो 238 टू इंटू 180। क्या डिफरेंस आया बच्चा? 8 है,
13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो 5, 1 0। इसका देख लो। 234 माइनस 2 × 92, हाँ या ना? 234 2 × 92 कितना हो जाएगा? 4, 184 हो जाएगा ना? तो 0 सही आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मैंने उल्टा कर दिया। 234 यहाँ होना चाहिए, 38 इसका होना चाहिए। प्रोबेबली 8 करो तो 8 में से 4 गया तो 1 मिनट रुक जाओ। 8 में से 4 गया तो 4, और 13 में से 8 गया तो 54। इसका 4 कर दो और 180। 4 है, 13 में से 8 गया तो 5, 54 सही। ये हो आया समझ में कैसे किया? अरे बोलो हाँ या ना? भैया इसका भी कितना आया निकल के, जल्दी बोलो। 54, और इसका भी कितना आया? 54। Here is the example of what, जल्दी बताइए। आइसो डाइफर्स। राइट डाउन इट। आइसो डाइफर्स। एग्जाम्पल और देखिएगा। रेडियम 224, रेडन 220। चेक द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम एंड रेडन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। रेडियम एंड रेडन का एटॉमिक नंबर लिखें। रेडियम एंड रेडन को खोजें और एटॉमिक नंबर बताएं। रेडन का 86, रेडियम का रेडियम का 88। चलो देखो वेदर दिस आर द एग्जाम्पल और नॉट। फिर से समझ में आया सबने कैसे लिखा है? इधर देखो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से डिफरेंसेस निकालो। 224 माइनस 2 × 88, 2 × 88 कितना हो जाएगा? 176। अरे बोलो हाँ या ना? डिफरेंस कितने का? 6। 11 में से 7 गया तो 4 हो गया। आगे आ जाओ। 220 माइनस 2 × 86 कितना हो जाएगा? क्या हो गया गड़बड़? कहाँ 4 होगा? ये 24 होगा? कहाँ 2? अच्छा, सॉरी फॉर दैट। 14 में से कितना गया फिर? 6 गया ना? तो 8 हो जाएगा। 11 में से 48 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बोलो? 172 हो जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 8 4 48। आया नहीं आया? अगर ये डिफरेंस सेम है तो क्या कहलाता है, जल्दी बोलो यहाँ से? आइसोडाइफर्स। ठीक है, क्या ये समझ में आया? सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स, सेम मास नंबर आइसोबार्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोन्स, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम आइसोडाइफर्स। इसके अलावा भी होते हैं? हाँ होते हैं, अभी देखेंगे। ये क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज सेम, सॉरी, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया सबको समझ में कैसे? चलो और भी एक एग्जांपल कर लो भाई, बेहतर रहेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। याद रखना, रादर ऑफ गोइंग एनीथिंग, यहां से a-2z निकालोगे आप। ये फॉर्मूला है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के डिफरेंस का, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। करें क्या? लेफ्ट साइड हटा रहे हैं। आपके पास एग्जांपल है फ्लोरीन 19 एंड सोडियम 23। इसका 11 है, इसका 9 है। लगा ले क्या? देख लो कितना होगा, बोलो यहाँ से। 19 माइनस 18 नहीं हो जाएगा क्या? तो 1। अरे बोलो इसका 23 माइनस 2 × 11 22 1। एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोडाइफर्स। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, बोलो हाँ या ना? ये क्लियर है सभी को?
और एक दो लिख लो। कौन सा है हम लोगों ने? एक दो तीसरा किया ना। चौथा रेडन। रेडन का कितना है? 86। ठीक है। रेडन के साथ एक एग्जांपल और लिखेंगे आप, दैट इज पोलोनियम 216। पोलोनियम का बताओ तो कितना है? रेडन 220। पोलोनियम का देखो पीओ 84 है क्या? अप्लाई दिस। अप्लाई दिस कैसे होगा बोलो? 220 माइनस 172 होगा क्या? कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों? 48 क्या? वही सेम एग्जांपल है, चलो इसका बताओ। 216 माइनस 168 कितना हो जाएगा ये? 848। क्या सभी को समझ में आया आइसोडाइपर्स कैसे निकालते हैं? डिफरेंस एंड राइट द आंसर। चलो आइसोडाइपर्स उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा सभी का। ठीक है। अब लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, लिखो ये पहले। लिखा सबने? राइट ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज द सॉरी फिफ्थ टर्म। लिखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो का मतलब ही होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और उसके नीचे नीचे दो डाइफर्स का मतलब हैविंग द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो का मतलब ही होता है सेम। कुछ ना कुछ सेम होगा। तो यहाँ पे क्या सेम होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। क्या लिखेंगे जल्दी बताइए यहाँ से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल और आयोनिक स्टेट इज सेम लिखेगा। इन न्यूट्रल और आयोनिक स्टेट इज सेम। न्यूट्रल एंड आयोनिक स्टेट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम आ रहे हैं तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ आइसो। अच्छा, किसी में अगर प्लस आता है तो मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, गेन कर रहा है? लूज कर रहा है। और माइनस आता है तो प्लस का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब गेन ऑफ। अगर कटायन है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज। और अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? जल्दी बोले यहाँ से। ठीक है, चलो बताना सब कोई। मैंने लिखा सोडियम प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 या 11 या 12? 11 होगा। 11 होगा। तो महायुगांडावासी इंसान है। मुंह खोलना है गलत बोलने के लिए। लिखा है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 12 बोल रहा है। स्कूल में ऐसे ही गलत गलत सिखाया जाता है क्या भाई? बोलने के लिए हमेशा। एक इलेक्ट्रॉन गया तो गया ना भाई, हटा उससे तो बचेगा कितना? एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है तो माइनस होगा तो कितने बचेंगे बोलो? 10 बचेंगे, हाँ या ना? आया समझ में? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो यहाँ से? 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग आते हैं सोडियम के बाद एल्यूमिनियम पे, सॉरी मैग्नीशियम। 2 8 और 3। 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है कितना हो जाएगा बोलो? वेरी गुड। मैग्नीशियम +2 हो जाएगा क्या? सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी फॉर दैट। 12 होता है इसका। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना हो जाएगा बोलो? 2 और 8, तब भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। एल्यूमिनियम का 2 8 और 3 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे तो 2 8 और 3 3 चले गए तो Al+3। बोलो हाँ या ना? कितने बन जाएंगे? 2 और 8?
कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। और देखिएगा, मैं कहता हूँ फ्लोरीन में 2,9 होता है, 2,7 होता है, सॉरी फॉर दैट। टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, एक गेन कर रहा है, तो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो 2,7 मतलब 9 थे, 9 से एक बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बट आने से कैसा चार्ज आता है? माइनस। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। अरे बोलो हाँ या ना। मैथ कैसे हो रहा है? चलिए ऑक्सीजन का बताइए कितना होता है? 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने भी गेन कर लिए, तो 6 में 2 अगर ऐड हो गया तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है। बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन का बताओ। 2,5 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो जाएगा? n-3, 2,8। फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या डिफरेंट है? सेम है, देख लो भाई। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? और जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होता है उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कल के दिन आप किसको कह सकते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? जल्दी बताओ सबको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आप कह सकते हो Na+ को, Mg+2 को, एल्यूमिनियम+3 को, फ्लोरीन माइनस को, ऑक्सीजन -2 को, n-3 को। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहो तो केवल और केवल नियॉन को भी लिख सकते हो। क्यों नियॉन को लिख सकते हो? नियॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। दीज आर द एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर हो गया सभी को? कितने टर्म्स पढ़ लिए हम लोगों ने? 5 पढ़े क्या? आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। और भी कुछ होते हैं? हाँ होता है, उसे कहते हैं आइसोस्टर्स। क्या कहते हैं बोलो? आइसोस्टर्स। अभी समझेंगे हम लोग। किसी को कोई दिक्कत? इज इट ओके? इज द कंसेप्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स इज क्लियर? और ऐसे एग्जांपल आएंगे तो गलती नहीं करोगे ना कभी? हटा रहे हैं। चलिए अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे नेक्स्ट? 6 नंबर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम लोग लिखेंगे भैया आइसोस्टर्स। लिखो। आइसोस्टर्स। RES होता है, सॉरी फॉर दैट। आइसोस्टर्स। लिखेगा व्हाट इज आइसोस्टर्स? लिखेगा, लिखेगा एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। लिखेगा एटम्स और आयंस, सॉरी एटम्स और आयंस लिखा, मॉलिक्यूल्स और आयंस, सॉरी फॉर दैट। एटम्स हटो, एटम्स को। मॉलिक्यूल्स और आयंस having the same number of atoms, molecules or ions having the same number of atoms, molecules or ions having the same number of atoms, molecules or ions having the same number of atoms, molecules or ions having same number of atoms, number of atoms having same number of atoms, molecules or ions having same number of atoms,
with same with same number of valence electrons, with same number of valence electron, with same number of valence electrons, with same number of valence electrons, with same number of valence electrons is called as isostas. Is called as what? जल्दी बताइए, isostas. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. द एग्जाम्पल इज CO2 and N2O. पहले समझना कैसे करते हैं इसको. सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक वाला आता है क्या? 1 से 20 तक तो आता होगा सभी को लगभग. Having the same number of atoms, how many carbon is there? कार्बन कितना है इसमें? एक. ऑक्सीजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स तीनों में तीन तीन है क्या? बोलो हाँ या ना. तो नंबर ऑफ एटम्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, डेजिग्नेट करूंगा एन से. तो इसके पास एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए? 3. इसके पास नंबर ऑफ एटम्स एन है, दो नाइट्रोजन है और एक क्या है बताइए? ऑक्सीजन. तब भी कितना हो गया? 3. कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक ऑक्सीजन. आ गया समझ में? इसको 10 मत मान लेना भैया, एक ऑक्सीजन. ओके, ठीक है. अगर तीन तीन है, चलिए एटॉमिक. अब क्या बोल रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं. कार्बन का बोलो तो. कार्बन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो तो. बाहर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा हूँ, सोच के. एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट में कितने हुए? 4 हुए ना भाई. ऑक्सीजन के कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट में कितने? 6. ऐसे ऐसे दो हैं क्या? 6 2 जा कितने हो जाएंगे? 12. और ये कितने हो गए? 4. 12 और 4 कितने हो गए? 16. आया समझ में? अब इसका देखो उसी तरीके से. नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चों? 5. ऐसे ऐसे दो हैं क्या नाइट्रोजन? तो कितने हो जाएंगे? 10. और इसमें कितने होते हैं? 6. तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16. हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद सेम नंबर ऑफ एटम्स. 3 और 3 सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. हम कह देना ये आइसोस्टर्स के पेयर है. कितने पेयर है बताओ? आइसोस्टर्स के पेयर है. कैसे पता किया? समझ में आया? पहले एटम की संख्या को चेक करो, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करो. अगर सेम आ गया दोनों, याद रखिएगा वो आइसोस्टर्स का पेयर. क्लियर है सभी को? लिखिएगा नेक्स्ट. चलिए बताइए, उसी तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं. CO और N2, क्या ये दोनों आइसोस्टर्स के पेयर हैं क्या? CO और N2, CO और N2 आइसोस्टर्स के पेयर हैं क्या? CO में कितने एटम्स हैं बोलो? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दो. यहाँ भी नाइट्रोजन कितने? दो. आउटर मोस्ट में कार्बन के कितना? कार्बन के कितना? 6. 6 होते हैं यार, आउटर मोस्ट में पूछ रहा हूँ. 4. ऑक्सीजन के 6. 6 और 4 10. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इसके भी दो है ना, ऐसे ऐसे. 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10. 10 और 10 सेम हो गए, आइसोस्टर्स. आया समझ में कैसे पकड़ते हैं? ये भी आपको चेक करने के लिए आएगा, आइसोस्टर्स के पेयर किन्हें कहते हैं हम लोग. आगे लिखेंगे और बढ़ते चलेंगे. चलो बताओ, SO3 और NO3 आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है? SO3 और NO3 आपके अकॉर्डिंग आइसोस्टर्स है या नहीं है? चलो बताओ. SO3 एंड NO3. SO3 and NO3 are the isosters or not? SO3 and NO3 are the isosters or not? बोलो. सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 6. वेरी गुड. चलो लिखो भाई. नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 4 हो जाएंगे क्या? यहाँ भी कितने हैं बोलो? दिख ही रहा है. 3 1 4, 3 1 4. इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6. 6 3 18. हाँ 3 है ऐसे. 18 6 24.
नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? 5 5 होते हैं ना। 18 नहीं हो रहा है क्या? 23 हो रहा है क्या? तो क्या ये आइसोस्टर के पेयर होंगे? एग्जाम्पल देखिए। 6 और ये नहीं हो रहा है ना। 5 6 3 18 दिस आर नॉट द पेयर ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। आइसोस्टर्स लिखे काट दो। नहीं है। चलिए बताइएगा फिर से। S2O एंड S2S ये है या नहीं है? H2O एंड H2S आइसोस्टर्स है या नहीं है? H2O एंड H2S वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अरे उम्मीद करता हूँ 1 से 20 तक कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर होगा। नहीं तो वो भी अगर बोलते तो मैं लिख दूंगा भाई। ये तो पता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। चलो लिखो, बताओ इसका थोड़ा। आ रहा है क्या? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बोलो। 2 और 1 3, 2 और 1 3। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? एक ही है, ले देखे एक तो ऐसे ऐसे दो हैं तो 1 into 2। अरे हाँ या ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। इसका बोलो। 1 into 2 प्लस कितने हो गए? 6। 2 और 6 कितने हो गए? 8। ये आइसोस्टर्स है। आंसर इज यस। PO4 - 3 PO4 - 3 and SO4 - 2 apply this। PO4 - 3 and SO4 - 2। चलिए हेल्प करते हैं सबको। एटम्स के नंबर बता दो पहले। 6 हैं। 5 है ना। इसमें कितने हैं? 5। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5। 15 एटॉमिक नंबर है ना भाई। इतना उम्मीद करके आता होगा सबको। फॉस्फोरस का 15 होता है 285। आउटर मोस्ट में 5। बोलो हाँ या ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक आउट द डेफिनेशंस। ठीक है। 5। चलिए बताइए यहाँ से क्या गया। फॉस्फोरस का 5, ऑक्सीजन का 25। ठीक है क्या? इसका बोलो। 6 + 24 है क्या? तो 30 हो गया। अब यहां से गेम समझना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे -3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। गेन करने से -4 जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना। तो अब 3 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ो। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 29 3 कितना हो जाएगा? 32। आया समझ में? और इसमें कितना है? -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो कितना हो गया? 32। 32 32 सेम आया ना। आइसोस्टस समझ में आया कैसे किया है यहाँ से? राइट ऑन दिस। अच्छा एक मिनट। इस एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल ऊपर हुआ है SO3 है। अगर मैं इसको NO3 - 1 कर देता तो पॉसिबल है? ये फाइनली एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ सकते हो। तो एक एग्जाम्पल और लिखना है इसमें NO3 - 1 कर देना। 24 24 कर देना। लिखो। एग्जाम्पल और लिख लीजिए प्लीज। क्या बोला? समझ में आया सभी को? पांचवा छठा क्या बोला? बोलो सबको ही। SO3
और NO3 क्या चीज जल्दी बताइए, -1। तो क्या लिखेंगे सब कोई बोलो यहाँ से, ये 4 और ये भी कितने हैं, 4। बताओ कितना यहाँ हो जाएगा, 6 + 18 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 18 + 1 ना, 5 + 18 + 1, ये भी कितने हो जाएंगे, 24। तब आंसर इज राइट। क्या क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को ये 6 के 6 कंसेप्ट में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये टर्म समझ में आ गए सभी को? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफोर्स, आइसोस्टर्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया हो। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद। रदरफोर्ड हो गया हमारा, आइसोबार्स आइसोटोप्स हो गए, ड्रॉबैक हो गया, चलिए लिखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इज इट क्लियर? आ गया सबको समझ में? चलो, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना सब कोई। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक स्टोरी बताता हूं, उसके बेसिस पे आप इसको दिमाग में रखिएगा। स्पेक्ट्रम अभी पढ़ा नहीं रहा, स्पेक्ट्रम का मतलब बता दो। पहले एक स्टोरी सुनिए, उसके बाद करेंगे, ठीक है? मान लो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है काफी ज्यादा, और 5G 6G इंटरनेट अब आ रहे हैं, तो 5th जनरेशन हमारे यहाँ भी चल रहा है 5G इंटरनेट सर्विस। बट मान लो आपके यहाँ दादाजी जो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें अभी भी रेडियो सुनने की आदत। क्या सुनने की आदत है? ठीक है, तो दादाजी सुबह से उठते हैं और वो रेडियो चला देते हैं। क्या चला देते हैं बोलो? रेडियो। ठीक है, तो तुम्हारे घर में तमाम सारी सुविधाएं लगी हुई हैं, टीवी है, 2-3 टीवी लगी हुई है जगह जगह, पूरा अच्छा खासा इंटरनेट सर्विस, वाईफाई वाईफाई ले रखा है, तो तुम्हारे यहाँ सब कुछ लगा हुआ है। बट सुबह सुबह 4 बजे रेडियो चल रहा है, तुम्हें इरिटेशन हो रहा है। तुम बोल रहे हो दादाजी टीवी पे न्यूज आ रहा है इतना अच्छा, इतनी बड़ी टीवी लगी है, क्यों नहीं देखते वो? नहीं, हमको रेडियो ही सुनना है। एक दिन तुम्हें गुस्सा आया, ठीक है, अब ऐसा नहीं कह तो रूथलेस बिहेवियर शो कर रहे हो अपने दादाजी के प्रति, बट ऐसा तुम्हें गुस्सा आया, तुमने क्या किया, रेडियो को लिया और रेडियो को तुमने डाल दिया माइक्रोवेव में। किसमें डाल दिया बोलो? माइक्रोवेव ओवन होता है ना, हॉट गुलाब जामुन विद वैनिला आइसक्रीम डेजर्ट देते हैं, तो उसमें हॉट गुलाब जामुन थोड़ी हमेशा पकाते रहता है, वो माइक्रोवेव कर देता है, उसका गर्म हो जाता है उसका चाशनी। ठीक है, तो माइक्रोवेव में डाल दिया, माइक्रोवेव में डाल दिया, तो बताओ रेडियो उसके अंदर घूम रहा है, तो लाल लाल हो जाएगा कुछ देर के बाद गर्म होके, तो हो गया लाल, तो हो गया वो इंफ्रारेड। क्या हो गया बोलो? क्या हो गया बोलो? इंफ्रारेड, लाल लाल दिखाई दे रहा है। दादाजी का रेडियो, रेडियो को डाला माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव से वो लाल दिखाई दे, और तुम्हें वो दिख रहा है बाहर से कि तुम देख पा रहे हो, तो जो चीज दिखाई देता है उसे विजिबिलिटी के अंदर कंसीडर किया गया, तो लिखो विजिबल। क्या लिखो जल्दी बताओ यहाँ से? विजिबल। और तुम्हें दिख रहा है,
कि दादाजी का रेडियो लाल हो चुका है। ठीक है, ये सब बातें सुने और दादाजी का रेडियो खराब हो चुका है। तो अब दादाजी की आदत है कि वो डेली डेली रेडियो सुनते हैं, और एक दिन उन्होंने रेडियो नहीं सुना तो उनको अपने रूटीन से डेफर करना पड़ा और वो बीमार पड़ गए। और अगर बीमार पड़ गए तो बीमार पड़ गए, भाई मुझे ऐसा क्यों किया, तो बुजुर्ग को बोलते हैं ना हम लोग, इस जाइए थोड़ा सा, मान के चलो जाड़ा का टाइम चल रहा है, बोले थोड़ा सा धूप सेक लीजिए, भाई धूप सेकने चले गए। धूप में कौन सा रेस होता है बोलो सबको? यूवी रेस, दैट इज अल्ट्रा वायलेट। अरे बोलो हाँ या ना? तो दादाजी छत पे जाके क्या लगा रहे हैं बोलो? धूप। और धूप में क्या है बोलो? अल्ट्रा वायलेट रेस। बाद में पता चला वो बुजुर्ग हो चुके हैं, छत पे चढ़ने के कारण उनकी हड्डियों में कुछ क्रैक्स आ गया। अगर वो छत पे जा रहे हैं, उनको चेक करने के लिए कहाँ ले जाओगे? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर रिकमेंड करेगा हड्डी देखने के लिए। और हड्डी देखने के लिए कौन से रेस का इस्तेमाल होता है? एक्सरेज। वेरी गुड। कौन सा रेस जल्दी बताइए? एक्सरेज। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब ये सब जब हो गया तो डॉक्टर ने इलाज बताया कि इनकी रेडियोथेरेपी करना है। कौन थेरेपी करा दे? और रेडियोथेरेपी में यूज होता है गामा रेस। कौन सा रेस? गामा रेस। बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही होता है, अपने बुक के चेक करने में। आया समझ में? तो सबसे पहले कौन सा होगा? रेडियो वेव, फॉलोड बाय, उसके बाद फिर 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 ये 7 रे से मिलके बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। आया? अब स्पेक्ट्रम समझाते हैं क्या है। समझ में आ गया सभी को? इसको क्या कहते हैं जल्दी बताएं ऐसे? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है अरेंजमेंट से। तो अरेंजमेंट तो कन्फिग्रेशन को भी कहते हैं, बट इसको वेव के लैंग्वेज में हम लोग स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट जल्दी बताइए? वेवलेंथ। अगर किसी भी लाइट वेव का अगर अरेंजमेंट आप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम है, अरेंजमेंट। और इंसान केवल और केवल दुनिया में इतनी चीज को ही जान रहा है, वो बस बाद बाकी वो महसूस कर पा रहा है, बट दिख उसे कुछ नहीं रहा है। ना रेडियो देख पा रहे हो जिससे इंटरनेट चलता है। रेडियो का मतलब रेडियो से नहीं है, इंटरनेट के रेस से। माइक्रोवेव यूज करते हैं। इंफ्रारेड आपके रिमोट कंट्रोल्स में होता है। विजिबल, जो चीज आसपास आपको दिखाई दे रहा है किसी भी तरीके से, हम दिख रहे हैं आपको, आप दिख रहे हैं मेरे को, पिलर्स दिखाई दे रहा है, फोन दिखाई दे रहा है, माइक दिखाई दे रहा है। अल्ट्रा वायलेट सनरेज में होता है। एक्सरेज हड्डियों के लिए यूज होता है। गामा रेज रेडियोथेरेपी के लिए यूज होता है। लेकिन ना तो इधर ना तो इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप अल्ट्रा वायलेट नहीं देखते, आप रिफ्लेक्शन देखते हो। आप विजिबली देख रहे हो बाय डिफॉल्ट, अल्ट्रा वायलेट थोड़ी दिखाई दे रही है। सूर्य की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट है तो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सूर्य की रोशनी के अंदर अल्ट्रा वायलेट ऐसा कहीं नहीं नजर आ रहा। वो बहुत एक्सपेरिमेंट करने पे जाके चीजें नजर आती कि अल्ट्रा वायलेट रेज होता भी। ठीक है, अब इंसान की ताकत केवल यहां से यहां तक देखने की है। ठीक है, दैट इज लगभग 3600 डिग्री एंगस्ट्रॉम टू 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक इंसान इतने तक ही देख पाता है। इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो क्लास 10th में तुमने पढ़ा था, जिसे कहा था विबग्योर, पढ़ा था ना? याद आया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, पढ़ा था। और इसी चैप्टर का नाम हो जाता है लाइट। और लाइट को जब आगे चल के पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं बोलो? +2 में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है, ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट का बहुत 4 जनरेशन ऊपर का चीज मानो, बहुत कुछ इसमें जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझना, यहाँ से विजिबल। तो जब कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो टॉपिक कह रहा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। जब डिफरेंट लाइट को, जितनी भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उनमें हम डिफरेंट कैटेगरी बनाए, और उन कैटेगरी में उस लाइट को 7 कैटेगरीज में बांटा गया है। और अगर उन 7 कैटेगरीज के लाइट को अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे अगर अरेंज कर लिया जाए, तो उस अरेंजमेंट का नाम ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या समझ में आया? यहाँ से राइट डाउन द डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। राइट डाउन द डेफिनेशन, कॉपी दिस, लिखिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लिखिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ electromagnetic waves the arrangement of electromagnetic waves the arrangement of electromagnetic waves
on the basis of their 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 अरे ऑन द बेसिस ऑफ देयर, मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ ना भाई, क्या सुन रहे हो तुम लोग? ऑफ देयर में बोलते, ऑफ देयर कैसे लिखे? ऑफ ऐसे लिखाता है, देयर ऐसे लिखाता है, क्या बोलूँ? ऑफ देयर एक स्पेलिंग लग रहा है भाई। ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, on the basis of their frequency and wavelength is called as electromagnetic spectrum, is called as electromagnetic spectrum, is called as electromagnetic spectrum, is called as electromagnetic spectrum। लिखा सबने? चलिए, होमवर्क नोट डाउन द होमवर्क। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 7, 1 to 7, नीट पीवाईक्यू फ्रॉम 1 to 7 आज के लेक्चर पे बेस्ड है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ओके, 1 से लेके 7 होमवर्क है आपका। जिनका व्हाट्सएप पे नंबर अपडेटेड नहीं है बेटा, अपडेट करा लो, उसी पे होमवर्क जाता है पूरा। ठीक है, तो अपडेट करा लेना आज के आज। ठीक है, चलो बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैथ्स वाले बच्चे नीचे चले जाना। जिनका नंबर ऐड नहीं है, नंबर ऐड कराएंगे प्लीज, और फॉर्म दिया है तो फॉर्म सबमिट करेंगे।